स्टूडेंट वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हूँ, जो कि आप लोगों का एमए होम साइंस सेकेंड सेमेस्टर है, जिसमें आप लोगों के लिए मैं थर्ड पेपर स्टार्ट की हूँ, जो कि पेपर का नाम है पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आरंभिक बाल्यावस्था में अभिभावकता। स्टूडेंट तो आज उसका आप लोगों का पार्ट थर्ड है। स्टूडेंट तो अभी तक आप लोगों का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया है, और आज आप लोगों का पार्ट थर्ड है। इसकी पूर्व की क्लासेस आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप प्ले लिस्ट के जरिए इसकी पूर्व की क्लासेस देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। स्टूडेंट ठीक है। स्टूडेंट आइए स्टूडेंट हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का एमसीक्यू। देखिए स्टूडेंट, आप लोग का एमसीक्यू है 63, जो है आपका नवजात अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। स्टूडेंट यानी जन्म के बाद जो शिशु होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नवजात बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि नवजात अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपका ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। स्टूडेंट तो देखिए स्टूडेंट, जो नवजात अवस्था होती है तो उसे कितने भागों में बांटा जाता है? तो याद रखिएगा कि नवजात अवस्था को 2 भागों में हम बांटते हैं, तो यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि नवजात अवस्था के भाग हैं। ठीक है, नवजात अवस्था के भाग हैं, या इसी को ऐसे पूछ सकता है कि नवजात अवस्था जो होती है वो कितने कितने नवजात अवस्था की कितने भाग होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए है पार्ट्यूनेट, ऑप्शन बी है नियोनेट, और ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है स्टूडेंट इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि नवजात शिशु की अवस्था के जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन सा? पार्ट्यूनेट होता है और एक होता है नियोनेट। जो यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन सी दिया ए तथा बी दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चे के नाल को काटकर माँ से अलग करने की अवस्था कहलाती है। स्टूडेंट ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है यानी शिशु का जब जन्म होता है तो क्या होता है? माँ से अलग किया जाता है ना उनके नाल को काटकर। तो वो ये पूछ रहा है कि उस अवस्था के यानी उस समय को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन में है नियोनेट, ऑप्शन बी है पार्ट्यूनेट, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट तो देखिए स्टूडेंट, जो बच्चे के नाल को काटकर माँ से अलग करने की जो प्रोसेस होती है, अवस्था होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्यूनेट कहते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप और ऐड कर लीजिएगा, जो नियोनेट होता है स्टूडेंट, तो इसकी जो अवधि होती है जन्म से 30 दिन तक की अवधि को हम क्या बोलते हैं? नियोनेट बोलते हैं। यानी 30 दिन, जन्म से लेकर 30 दिन का समय जो होता है वो नवजात शिशु की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? नियोनेट बोलते हैं। स्टूडेंट क्या बोलते हैं? नियोनेट। नियोनेट क्या है? तो जन्म से लेकर 30 दिन का समय को हम क्या बोल रहे हैं? नियोनेट। और जो आपका पार्ट्यूनेट है स्टूडेंट, याद रखिएगा जो पार्ट्यूनेट होता है वो आपका क्या होता है? जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से लेकर 30 मिनट तक की अवस्था को या आधे घंटे की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्यूनेट बोलते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर जन्म से 30 दिन की अवस्था आपकी नियोनेट होती है, और जन्म से लेकर 30 मिनट यानी आधे घंटे की जो अवस्था होती है वो क्या होती है? हमारा पार्ट्यूनेट होता है। स्टूडेंट आपको क्वेश्चन इसको भी देकर पूछ सकता है कि जन्म से लेकर 30 मिनट की अवस्था होती है, आपके ऑप्शन में हो जाएगा नवजात अवस्था, बी ऑप्शन हो जाएगा नियोनेट, सी ऑप्शन हो जाएगा पार्ट्यूनेट, और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो जन्म से लेकर 30 मिनट की अवस्था क्या होती है? पार्ट्यूनेट होती है। पार्ट्यूनेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, तो याद रखिएगा कि बच्चे के नाल को काटकर माँ से अलग करने की जो अवस्था होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्यूनेट बोलते हैं। स्टूडेंट आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, ठीक है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? आपका ऑप्शन ए है फ्रायर, ऑप्शन बी है कोल तथा बूस ने, ऑप्शन सी है कुप्पू स्वामी, और ऑप्शन डी है रॉस। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसके द्वारा कहा गया है? तो कोल तथा बूस के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? कोल तथा बूस ने क्या कहा था? बाल्यावस्था को यानी
जो आपका चाइल्डहुड है उसको किसने कहा कि जीवन का अनोखा काल है? तो कोल तथा बुश ने कहा। क्यों कहा स्टूडेंट? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसी में मतलब 2 से लेकर आपके बाल्यावस्था में आपका बाल्यावस्था कब से स्टार्ट होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा 2 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को क्या बोला जाता है? बाल्यावस्था बोला जाता है। या कहीं कहीं क्या होता है आपका 3 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था जो होती है वो आरंभिक बाल्यावस्था होती है। ठीक है, उसी तरह से फिर आपका उत्तर बाल्यावस्था होता है। तो 6 से लेकर कहीं 10 है, कहीं 12 है, आपका उत्तर बाल्यावस्था में हम मानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मतलब उन्होंने क्या जीवन का अनोखा काल कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि जो बालक का जो संपूर्ण जो विकास है, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तो ये क्या होता है, ये अनोखा समय होता है। इसलिए मतलब उसमें क्या होता है, सभी विकास जो है एक मान लीजिए चरम सीमा पर होता है, अच्छे से होता है। वहीं पर क्या होता है, बालक के विकास की जो है नींव रखी जाती है। इसीलिए क्या है मतलब जीवन का अनोखा काल उसे कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है, यह कथन किसका है? ठीक है, ये क्या एक मैंने परिभाषा दी गई है, तो पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है स्टूडेंट? याद रखिएगा कोल तथा बुश का है। बी ऑप्शन है आपका रॉस, सी ऑप्शन है जीन पियाजे, डी ऑप्शन है कुप्पूस्वामी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि इसका ये जो परिभाषा जो दिया गया है ये क्या है, कोल तथा बुश के द्वारा दिया गया है स्टूडेंट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका किस अवस्था को समझना माता पिता के लिए कठिन होता है? ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखिए ऐसे घुमाकर पूछा है स्टूडेंट कि किस अवस्था को समझना माता पिता के लिए कठिन होता है। तो आपका ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है किशोरावस्था, सी ऑप्शन है शैशवावस्था और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट किस अवस्था को समझना जो कठिन होता है, तो अभी देखिए इसी ऊपर वाले परिभाषा में आया था ना कि वास्तव में मतलब क्या, हकीकत में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना जो है कठिन होता है। तो किस अवस्था को? तो याद रखिएगा कि बाल्यावस्था को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है वो क्या होता है, माता पिता उसको क्या है समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल, ठीक है, मिथ्या का मतलब झूठ, परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, ठीक है, मतलब झूठ मैच्योरिटी का काल का मतलब क्या होता है, समय, कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन है नवजात अवस्था को, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था को, सी ऑप्शन है किशोरावस्था को, डी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों को। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो मिथ्या परिपक्वता का काल है मतलब समय है, ये किस अवस्था को कहा जाता है? तो याद रखिएगा आप बाल्यावस्था को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि किसने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? ठीक है, बाल्यावस्था को किस विद्वान ने मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए है आपका रास, ऑप्शन बी है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी है कुप्पूस्वामी और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ये देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जो मिथ्या परिपक्वता का काल जो है स्टूडेंट आपका मतलब रॉस के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है? आपका ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो बाल्यावस्था है उसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि जो विकास की जो अवस्थाएं हैं तो उसे भी आप याद रखिएगा। जैसे विकास की अवस्थाएं जो होती हैं कितनी होती हैं, ये आप देख लीजिएगा। जैसे आपका विकास की जो अवस्था होती है तो कहाँ से शुरुआत होती है? तो याद रखिएगा कि जो विकास की अवस्थाएं होती हैं वो गर्भावस्था से शुरू होती हैं। ठीक है, तो गर्भावस्था हो गया, ठीक, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे जो विकास की जो अवस्थाएं हैं और किसका क्या क्या समय है
स्टूडेंट, मतलब जो नवजात अवस्था कितने दिन की होती है, शैशवावस्था कितने दिन की होती है, बाल्यावस्था कितने दिनों की होती है, यानी कितने वर्ष का होता है, ठीक है, किशोरावस्था जो कितने वर्ष से स्टार्ट होता है, कितने वर्ष पर समाप्त होता है। तो ये सब आप लोग साइड से आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसको हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं क्योंकि आप लोग होम साइंस के स्टूडेंट तो शुरुआत से ही ये पढ़ते आए हैं, तो जो अवस्थाएं हैं उसको भी बी केयरफुली आप लोग याद कर लीजिएगा। उसको हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए आप लोग को बता दे रहे हैं कि साइड से जितनी भी अवस्थाएं हैं सारा, जैसे गर्भावस्था के में कितनी अवस्थाएं होती हैं, आपका बीजावस्था, डिंबावस्था, गर्भ से शिशु की अवस्था, ठीक है। तो ये सब आप ना अच्छे से एक बार अपना देख लीजिएगा इसको, क्योंकि उसको कराने का कोई मतलब, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो बेसिक चीज़ें हम उसको सॉल्व नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग अपना साइड से इसको देख लीजिएगा जरूर से। इसे आप लोग राइट डाउन करिए और क्वेश्चन रिमेन हम अभी करा रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर बाल्यावस्था में भाषा विकास का क्रम है स्टूडेंट। तो देखिए आपका पहले क्या होता है, ए ऑप्शन है आपका शब्द भंडार, उच्चारण, वाक्य संरचना, शक्ति, यानी समझने की शक्ति। शक्ति से यहाँ मतलब क्या है स्टूडेंट कि समझने की शक्ति। फिर आपका बी ऑप्शन है पहले आया है समझने की शक्ति, फिर है शब्द भंडार, फिर है आपका उच्चारण, फिर है वाक्य संरचना, और सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, उत्तर बाल्यावस्था में भाषा विकास का क्रम क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि उत्तर बाल्यावस्था में जो भाषा विकास का जो क्रम होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले मतलब किसी की बातों को वो समझते हैं, ठीक है, हम ही हैं तो पहले क्या करेंगे, बातों को समझते हैं, फिर हमारे पास क्या होता है, शब्द भंडार होता है, फिर उसका उच्चारण होता है, तब हम क्या करते हैं, एक वाक्य की संरचना करते हैं, ठीक है, एक वाक्य हम बनाते हैं। तो यहाँ जो उत्तर बाल्यावस्था में है, मैंने बच्चों में क्या होना चाहिए, तो पहले उनके मतलब बातों को वो समझने की शक्ति होनी चाहिए, फिर क्या है उनके पास शब्द भंडार यानी शब्द होना चाहिए, फिर क्या है आपका उस शब्द का उच्चारण मतलब वो उच्चारण सही कर सके, और क्या है वाक्य रचना, यानी पे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही होगा। ये आपका क्या है, ये क्रम है स्टूडेंट, ठीक है, समझने की शक्ति, शब्द भंडार, उच्चारण और वाक्य रचना या संरचना दोनों कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि परिवार में पिता का स्थान होता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है स्टूडेंट कि परिवार में पिता का स्थान होता है, यानी क्या स्थान होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है मुखिया का, दूसरा ऑप्शन है सूत्रधार, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक उत्तरदायित्व के रूप में, चौथा ऑप्शन है परिवार की सुरक्षा, और पांचवा ऑप्शन है आपका ये सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि परिवार में जो पिता की जो भूमिका होती है या मतलब क्या स्थान होता है, तो याद रखिएगा कि परिवार में जो है पिता जो है एक मुखिया के रूप में रहता है, सूत्रधार के रूप में रहता है, और आर्थिक उत्तरदायित्व के भी रूप में वो रहता है। मतलब परिवार को का जो जीविकापार्जन है तो क्या है पिता के जरिए ही चलता है ना स्टूडेंट, तो ये भी हो जाएगा। फिर क्या है परिवार की सुरक्षा, तो पिता जो है एक क्या है सुरक्षा की दृष्टि से एक धार बनकर रहता है, यानी जो भी बच्चे हैं उनके अगर माता पिता हैं तो पिता थोड़ा सा क्या होते हैं सख्त होते हैं, बट लविंग एंड केयरिंग जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपके ई ऑप्शन क्या है, ये सभी, तो ये सभी जो है पिता का जो स्थान क्या होता है मुखिया के रूप में भी होता है, सूत्रधार भी है, आर्थिक उत्तरदायित्व के भी रूप में होता है, फिर क्या है परिवार की सुरक्षा भी मतलब पिता के जरिए ही होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि परिवार में माता का स्थान होता है, ठीक है, यानी क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि परिवार में जो है माँ का क्या स्थान होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है निर्माता, दूसरा ऑप्शन है व्यवस्थापक, तीसरा ऑप्शन है जन्म देना, पालन पोषण, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि परिवार में माता का स्थान क्या होता है, वो निर्माता होती है, यानी घर का निर्माण करने वाली होती है, परिवार का निर्माण करने वाली होती है, व्यवस्थापक भी वो होती हैं। फिर क्या है बच्चे को जन्म देना और उनके पालन पोषण की भी जिम्मेदारी जो होती है पिता की अपेक्षा क्या होता है माँ का ज़्यादा होता है। फिर क्या है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। परिवार में क्या है माता का जो स्थान होता है वो निर्माता, व्यवस्थापक, बच्चे को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की परिवार पति पत्नी और उनके बच्चों की जैविकी सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह कथन किसका है। आपका ऑप्शन ए है
इलियट एवं मेरिल, ऑप्शन बी है स्मिथ, ऑप्शन सी है मजूमदार और ऑप्शन डी है लैमार्क। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो परिवार पति पत्नी और उनके बीच की जैविकी सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये कथन जो है आपका इलियट और मेरिल ने दिया था। किसने दिया था? इलियट एवं मेरिल ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की, निम्न में से बालक के संवेग हैं। ठीक है, निम्न में से बालक के संवेग हैं। यहाँ पर आपका पूछ है कि कौन कौन से संवेग जो हैं वो बालक के हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है भय तथा क्रोध, दूसरा ऑप्शन है ईर्ष्या जिज्ञासा, तीसरा ऑप्शन है खुशी हर्ष आनंद और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए स्टूडेंट, जो बालक का जो संवेग होता है तो वो क्या है, वो मतलब ये सभी है। बालक में क्या होता है, भय भी होता है, ठीक है, उसे गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है। फिर क्या है, वो अगर मान कर चले किसी की अगर तारीफ होती है और उसकी क्या शिकायत होती है तो वो क्या करता है, दूसरे बच्चे की अगर तारीफ हो रही है और उसकी शिकायत हो रही तो उसमें क्या होता है, दूसरे बच्चे के प्रति क्या होता है, ईर्ष्या की भावना होती है। और जिज्ञासा का मतलब होता है स्टूडेंट की, मतलब बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब हर एक नए नए कार्य को करने के लिए क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं। इसलिए जो है जिज्ञासा जो है बच्चों के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर क्या है, खुशी हर्ष आनंद, ये सभी क्या है बालक के जो है संवेग है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की, बालक के संवेग की संख्या क्या है? तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 7। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि जो बालक की संवेग की जो संख्या है वो कितनी होती है, 6 होती है, 6 होती है। देखिए कैसे, देखिए भय क्रोध, ठीक है, ईर्ष्या जिज्ञासा, फिर खुशी हर्ष आनंद का मतलब एक ही होता है, चाहे खुशी कहिए चाहे हर्ष कहिए चाहे आनंद कहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका मतलब 6 जो है आपके क्या है, बालक के संवेग की संख्या है। ठीक है, आपका भय क्रोध ईर्ष्या जिज्ञासा खुशी हर्ष तथा आनंद था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 6 जो है बालक के संवेग होते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, पारिवारिक संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने की विधियां हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हम तो यहाँ पर 4 ही ऑप्शन आपको दे सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, आपका डायरेक्ट आंसर लिख दिया कि अगर मान के चलिए ऑप्शन तो आपको 4 ही रहेंगे, हाँ, लेकिन 8 जो है जो प्रभाव मैंने संप्रेषण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना। तो जो प्रभावशाली जो विधियां होती हैं वो कितनी होती हैं, 8 होती हैं। तो देखिए पहला आपका है विषय वस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान होना, दूसरा है आपका मित्रतापूर्ण वातावरण, तीसरा है ग्रहणशीलता, चौथा है सहयोग तथा भागीदारी, पांचवा है उपयुक्त सामग्री का प्रयोग, छठा है भौतिक सुविधाएं, सातवां है प्रभावशीलता व्यक्तित्व और आठवां क्या है आपका फीडबैक। तो ये जो पारिवारिक संप्रेषण की जो है ये 8 विधियां आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें से क्या होगा, एग्जाम में आपके 4 ऑप्शन में रहेंगे, तो हमने सोचा कि एक जगह 8 आपको कर देंगे तो आपको सुविधा होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो इसे आप 8 अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, किसने भारत में संयुक्त परिवार को आदि परंपरा भी कहा है? ठीक है, किसने भारत में संयुक्त परिवार को आदि परंपरा भी कहा है स्टूडेंट? तो देखिए पहला ऑप्शन है मैक्स मूलर, बी ऑप्शन है आर्ग बर्न, सी ऑप्शन है गांधी जी और डी ऑप्शन है रॉस। तो देखिए भारत में संयुक्त परिवार को आदि परंपरा किसने कहा स्टूडेंट? याद रखिएगा कि मैक्स मूलर ने क्या कहा था, भारत में संयुक्त परिवार को आदि परंपरा के नाम से संबोधित किया था स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। अभी कुछ क्वेश्चन रिमेन है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले आप लोगों को विजिबिलिटी के बारे में, जैसे बहुत से बच्चों का कंप्लेन आ रहा है कि मैम क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेंगे, यानी 360 पर चलाएंगे तो क्या होगा, आपको ये सारे क्वेश्चन जो है विजिबल दिखाई देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये मेरा ही क्लास यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे एक स्टार का जो बटन होता है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्लिक करने के बाद आपका ये क्वालिटी आएगा। ठीक है, क्वालिटी ये देखिए 360 पे ये चल रहा है, तो इसको आप क्लिक कर देंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एडवांस लिखा हुआ आएगा। एडवांस के बाद पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फिर ये देखिए आपके डाटा क्वालिटी आ गई, यानी वीडियो को मतलब किस पर आपका विजिबल होगा ये दिखाई दे रहा है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर 240 है तो 240 पर आप देखेंगे तो वो क्लियर नहीं होगा। आप इसी को 360 या 480 पर क्लिक करके देखेंगे तो ये क्या होगा, आपका विजिबिलिटी जो है क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, देखिए 380 पे जो है आपका क्या है, ये विजिबिलिटी जो है क्लियर है। और अपने जो मोबाइल का जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा, तो इससे क्या होगा, आपको जो जितना भी लिखा हुआ क्वेश्चन है आपको क्लियर दिखेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है आपका 80। देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है आपका, संयुक्त परिवार प्रणाली भारत में अति प्राचीन है। ठीक है, संयुक्त परिवार प्रणाली भारत में अति प्राचीन है, यह कथन किसका है? तो देखिए स्टूडेंट इसमें ऑप्शन है आप कीथ एवं मैकडोनेल पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है मैक्समूल, तीसरा ऑप्शन है गांधी जी और चौथा ऑप्शन है फ्रोवेल। तो देखिए स्टूडेंट संयुक्त परिवार प्रणाली भारत में अति प्राचीन है, यह कथन जो है आपका कीथ एवं मैकडोनेल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? कीथ एवं मैकडोनेल के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की पारिवारिक संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने वाली विधियां हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका उपयुक्त सामग्री का प्रयोग, बी ऑप्शन है भौतिक सुविधाएं, सी ऑप्शन है ग्रहणशीलता एवं सहयोग और डी ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी आप लोगों को हमने क्या इसके बारे में बताया ना कि पारिवारिक संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने वाली विधियां कितनी थी स्टूडेंट, तो उसमें संख्या में 8 थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसी का हमने क्वेश्चन बना दिया। तो देखिए ये सारे थे ना, उपयुक्त सामग्री का प्रयोग करने आना चाहिए, यानी हमारे पास जो भी सीमित संसाधन है उसमें हम कैसा कर सकते ये आना चाहिए। भौतिक सुविधाओं का भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ग्रहणशीलता और सहयोग की भावना भी क्या होना चाहिए, रखना चाहिए। तभी क्या होता है, पारिवारिक संप्रेषण जो है प्रभावशाली होता है, यानी जो पारिवारिक में बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, वो क्या होता है, प्रभावशाली होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की बालक अभिभावक संबंध सुधारने के लिए कौन कौन से सुझाव होते हैं? तो पहला ऑप्शन है अनुशासन की विधियां, बी ऑप्शन है मधुर संबंध बनाना, सी ऑप्शन है सही कार्य एवं प्रशंसा करना, डी ऑप्शन है बालक को समय समय पर निर्देशित करना और ई ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट बालक अभिभावक संबंध सुधारने के लिए कौन कौन से सुझाव होते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है अनुशासन की विधियाँ, यानी माता पिता को अनुशासन की विधियों का भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, मधुर संबंध बनाना, यानी अपने बच्चों के साथ क्या होना चाहिए, उनका मधुर संबंध होना चाहिए। फिर तीसरा ऑप्शन है आपका सही कार्य पर प्रशंसा करना, यानी उनके बच्चे अगर उचित कार्य करते, सही कार्य करते तो उस समय क्या करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए वेरी वेल डन बेटा, आपने बहुत अच्छा किया। तो इससे क्या होगा, बच्चे मतलब खुश होते हैं और मतलब और आगे बढ़ने में उनको क्या होती है, मदद मिलती है। वो हर कार्य को क्या होगा, उत्साह तथा एनर्जी से पूर्ण होकर कार्य को करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी क्या होता है, मतलब तारीफ सुनना अच्छा लगता है, तो वो क्या होंगे, गलत कामों से क्या करेंगे, बचेंगे। वो सही काम और गलत काम में अंतर समझते हैं। फिर है आपका कि बालक को समय समय पर निर्देशित करना, यानी कि यहाँ पर क्या है, तो अभिभावक को चाहिए कि बालक को अपने बच्चों को क्या करे, बीच बीच में सही समय पर क्या करना चाहिए, गाइडेंस करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि ये कार्य सही है, ये कार्य गलत है, आपका कौन सा समय जो है पढ़ने के लिए, कौन सा समय जो है खेलने के लिए, ये सब क्या है, अभिभावक को अपने बालक को समय समय पर बताना चाहिए। देखिए अनुशासन की विधियां का मतलब यह है स्टूडेंट की, मतलब बच्चों पर ज़्यादा अनुशासन नहीं रखना चाहिए, मतलब रखना चाहिए बट उतना नहीं कि वो ज़्यादा मतलब आगे चल कर क्या हो जाए, बिगड़ल हो जाए ना। तो कड़ी अनुशासन में भी क्या होते हैं, बच्चों का जो संवेग होता है वो दबता है स्टूडेंट, वो मतलब बहुमुखी प्रतिभा वाले नहीं बन पाते हैं, तो इसलिए अनुशासन भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो जितने भी हैं आपके ये सुझाव हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा कि अनुशासन की विधियों का उन्हें पता होना चाहिए, मधुर संबंध बनाना चाहिए,
चाहिए, सही कार्य पर प्रशंसा करनी चाहिए, अपने बच्चों की जैसे कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे क्या होगा, अगर उपेक्षा करेंगे तो उन बच्चों के अंदर क्या होता है, निगेटिविटी आती है ना। बच्चों का मन क्या होता है, बहुत ही कोमल होता है स्टूडेंट। तो जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग भी क्या है, मेरे स्टूडेंट हैं, तो मेरा फर्ज ये बनता है कि हम आपको सही गाइडेंस दें, बात बात पर जैसे डांटे भी लेकिन प्यार भी करें। तो यहाँ पर क्या है, जैसे तो बच्चों आपका मन क्या है, कोमल, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, मतलब बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, कड़ा शासन नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, वो ज़्यादा बिगड़ते जाते हैं। फिर क्या है, बालक को समय समय पर निर्देशित करना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि बालक अभिभावक संबंध में हास का मतलब होता है स्टूडेंट कमी, ठीक है, होने के कारण निम्न है। यानी जो बालक अभिभावक संबंध में मतलब अब पहले क्या था, पहले जो था, जो बालक अभिभावक जो संबंध था स्टूडेंट, तो क्या था, हम लोग के जैसे बचपन की बात बता रहे हैं, तो उतना जैसे पेरेंट्स क्या थे, मतलब अशिक्षित थे, उतना मतलब उनको ज्ञान नहीं था कि बच्चों के साथ कैसे रहना है। बहुत ज़्यादा मतलब अनुशासन में हम लोग पले हैं। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे जैसे वो चीज़ें होती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये मतलब कमी भी पाई जा रही है कि जिससे क्या हो रहा है, जो अब बालक और अभिभावक का जो संबंध है, उसमें मधुरपन न होने की जगह पे क्या हो रहा है, कड़वाहट बना रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या मतलब कारण है जिनकी वजह से क्या हो रहा है, बालक अभिभावक संबंध में कमी आ रही है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अत्यधिक नियंत्रण, बी ऑप्शन है आपका उपेक्षा तथा समय का अभाव, सी ऑप्शन है अत्यधिक सुरक्षा, डी ऑप्शन है पारिवारिक प्रतिमानों में परिवर्तन, और ई ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए स्टूडेंट, जो बालक अभिभावक का संबंध में जो कमी आ रही है, तो देखिए अत्यधिक नियंत्रण करने से भी क्या होता है, माता पिता तथा बच्चों के बीच जो बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट, वो सही नहीं हो पाती है। फिर क्या है, हर काम पर जैसे बच्चे की उपेक्षा करना, मतलब उनको हमेशा डांटते रहना, डबेटते रहना, और मतलब दूसरे से कंपेयर करके उन्हें मतलब एक तरह से नीचा दिखाना। और क्या है, समय का अभाव का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट की, आज वर्तमान समय में क्या हो रहा है, जो अभिभावक हैं वो क्या है, अगर दोनों माता पिता अगर दोनों कार्य क्षेत्र में है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को प्रॉपर समय नहीं दे पाते, और उन बच्चों का जो समय है वो टीवी मोबाइल ये सब में मतलब समय बीत जाता है। तो यहाँ पर क्या है, समय का अभाव, यानी पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों का को समय नहीं देना भी, ये भी क्या कर रहा है, ये भी माता पिता और बच्चों के जो है बॉन्डिंग में क्या करता है, मतलब कमी लाता है स्टूडेंट। फिर क्या है, अत्यधिक सुरक्षा, यानी आवश्यकता से अधिक केयरिंग भी क्या करता है, बच्चा लोग को इरिटेट करता है स्टूडेंट, यानी और अधिक दुलार प्यार भी क्या है, ये भी सही नहीं होता है, और अत्यधिक जो है केयरिंग भी क्या होता है, ये भी सही नहीं होता है। एक समय पर क्या, एक समय के बाद क्या हो जाते हैं, वही बच्चे मतलब इरिटेट होने लगते हैं। तो ये भी क्या है, अभिभावक और माता पिता बच्चों के बीच जो होता है, वो क्या करता है, उनकी जो बॉन्डिंग में कमी लाता है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि अभिभावक शिक्षक के गुण हैं। देखिए, अभिभावक शिक्षक के गुण हैं, यानी जो वह टीचर जो अभिभावक को मतलब शिक्षा देता है कि कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए, तो उनके क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है प्रयोग एवं अनुसंधान में रुचि, ठीक है, बी ऑप्शन है मित्रतापूर्ण व्यवहार, सी ऑप्शन है संवेगात्मक संतुलन, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो जो अभिभावक शिक्षक है स्टूडेंट, तो उनमें क्या होना चाहिए, वो प्रयोगवादी होना चाहिए, और अनुसंधान का मतलब क्या है स्टूडेंट, मतलब खोज, मतलब नई नई चीज़ों की खोज के बारे में रुचि रखने वाला होना चाहिए। तो ये आपका ये ए ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। मित्रतापूर्ण व्यवहार का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे ये है कि जो शिक्षक हो वो अभिभावक के साथ क्या करे, दोस्ताना वाला व्यवहार रखे। तो यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन भी सही है। संवेगात्मक संतुलन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट की, मतलब जो शिक्षक है वो संवेगात्मक रूप से संतुलन बनाए रखे, ताकि मतलब पेरेंट्स को जब वो शिक्षित करे तो बैलेंसिंग जो है बना रहे। फिर ऑप्शन डी क्या है आपका, ये सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा। फिर देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका अभिभावक शिक्षक के गुण नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, आपका देखिए नहीं शब्द भी है, तो नहीं शब्द पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। पहला आपका ऑप्शन दिया है कि सहानुभूति एवं सहयोग, ए ऑप्शन है आपका सहानुभूति एवं सहयोग रखने वाला होना चाहिए। बी ऑप्शन है आपका विषय का ज्ञान, मतलब शिक्षक को होना चाहिए। सी ऑप्शन है
सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, और डी ऑप्शन है उपेक्षा करने वाला होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो अभिभावक शिक्षक के गुण थे तो ऊपर भी हमने आपको 3 दे दिया, और नीचे भी आपको गुण नहीं है तो इसमें है वाला भी हमने आपको बताया है। तो देखिए सहानुभूति एवं सहयोग की भावना भी क्या होना चाहिए, शिक्षक में होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। फिर क्या, विषय का ज्ञान भी होगा तभी तो वो क्या करेगा, अभिभावक को पढ़ा सकता है। फिर क्या, सीखने के सिद्धांतों का भी ज्ञान होगा तो भी वो बता सकता है। लेकिन हाँ, उपेक्षा करने वाला मतलब कि नेग्लेक्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। क्या है, कोई भी चाहे अभिभावक शिक्षक हो या सामान्य कोई टीचर हो, उसके अंदर ये क्वालिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि वो बच्चों का तिरस्कार करे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पेरेंट्स का तिरस्कार करने वाला हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, तो ये जो है शिक्षक के गुण नहीं होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन डी होगा। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, जो अभिभावक शिक्षक के गुण आपको क्या हो जाएगा, 3 ये, यानी 7 जो गुण हमने मतलब दिया ऑप्शन में, आप इसको अच्छे से अलग से लिख लीजिएगा। हो सकता है कि ऑप्शन आपका इधर उधर करके दे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो अभिभावक शिक्षक के गुण क्या है। तो जैसे उसको विषय का ज्ञान होना चाहिए, सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक के अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए, शिक्षक को लोकल लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषा का जो है ज्ञान होना चाहिए, मदर टंग यानी मातृभाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाला होना चाहिए, संवेगात्मक संतुलन होना, और नए नए खोजों के प्रति क्या हो, रुचिकर होना चाहिए। तो ये सब जितने भी हैं ये क्या है, आपके क्वालिटीज़ है। और डीमेरिट्स में क्या था, यहाँ पर आपका हो जाएगा वो उपेक्षा करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, बच्चों में आचरण या व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं, ठीक है। बच्चों में आचरण या व्यवहार संबंधी समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन है आपका आदर न करना, अशब्द बोलना, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका आदर न करना, अशब्द बोलना। दूसरा क्या है, हिंसक व्यवहार। तीसरा है बुलिंग करना। तीसरे में ही बुलिंग करना, बातों को घुमाना। और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो समस्याएं हैं वो हमने एक जगह आपका कर दिया है। जैसे आपके ऑप्शन में दे सकता है कि ए ऑप्शन हो जाएगा आदर न करने वाला, बी ऑप्शन हो जाएगा अशब्द बोलना, सी ऑप्शन हो जाएगा हिंसक व्यवहार, डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमने क्या किया, आपको एक जगह सब समरप कर दिया कि कोई भी ऑप्शन आपको उठा के दे तो आप उसको अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो देखिए, जो बच्चों में आचरण या व्यवहार संबंधी समस्याएं क्या होती हैं, तो आदर न करना। तो कहीं ना कहीं क्या है, उनके अंदर जैसे अभाव है, ज्ञान का अभाव है, तभी क्या होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, अपने से बड़ों का आदर सम्मान नहीं कर पाते हैं। अशब्द बोलना क्या होता है, सोसाइटी में या घर के अगल बगल या ऐसा इनका इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर क्या करते हैं, अशब्द बोलना वो सीख जाते हैं। तो ये भी क्या होता है, उनके लिए क्या है, समस्याएं होती हैं। फिर क्या, हिंसक व्यवहार का मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पे क्या होते हैं, बहुत से आप बच्चों को आप देखते होंगे कि आक्रामक स्वभाव हो जाता है। तो ये क्या है, हिंसक व्यवहार भी क्या होगा, उनकी मतलब व्यवहार और आचरण संबंधी समस्याएं होंगी। बुलिंग करना यानी बातों को बार बार दोहराना, किसी का मतलब कोई बात कर रहा तो उनके बात को तुरंत दोहरा देना, हाँ, रिपीट कर देना। फिर क्या है, बातों को घुमाना। बातों को घुमाने का मतलब क्या है स्टूडेंट की, जैसे झूठ बोलकर या अपने ही बात को जैसे तैसे क्या करना, सही करना। तो ये सब क्या समस्याएं होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ आप लोगों का आज 86 क्वेश्चन स्टूडेंट कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। तो आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी स्टूडेंट, और अपनी तैयारी को बेहतर करिए स्टूडेंट। इस क्वेश्चन के अलावा जो भी आप लोगों के पास पुस्तक, नोट्स, जो भी आपके पास पठन पाठन से संबंधित सामग्री है, तो प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसे भी आप लोग साइड से पढ़ते रहिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उनके पास भी क्या हो, एक क्वेश्चन का लेवल उनको पता चले, कैसे मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट, ताकि उनकी भी तैयारी क्या हो सके, बेहतर हो सके। तो प्लीज़ आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी पीजी होम साइंस सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, उन्हें आप ये वीडियो एक दूसरे को आप शेयर करिए, ताकि वो भी
अच्छे नंबर से एग्ज़ाम में पास हो सके, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में क्या है स्टूडेंट, उनके पास इस से संबंधित कोई भी सीरीज या यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है जिससे कि वो बच्चे तैयारी कर सके। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत से स्टूडेंट और टीचर्स के कहने पे ही हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।